हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज का द हिंदू के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। आज का एजेंडा हमारा है, एक तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से रिलेटेड न्यूज़ है, तो थोड़ा सा देख लेंगे कि क्या है यूजीसी। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी को लेकर एडिटोरियल आया है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को लेकर एडिटोरियल है, हेल्थ केयर को लेकर एडिटोरियल है, सूडान ट्रबल को लेकर न्यूज़ है, इंडिया श्रीलंका रिलेशंस को लेकर न्यूज़ है, एम्बेसी एंड कॉन्सुलेट्स में क्या डिफरेंस है ये हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यूएस चाइना के बीच में जो चल रहा है कॉन्सुलेट बंद कर रहे हैं, तो वो एक न्यूज़ है, वो हम डिस्कस करेंगे। बोत्सवाना में एलिफेंट्स की डेथ जो हो रही है एक मिस्ट्री है, किस तरीके से डेथ हो रही है, तो वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और डिसइन्वेस्टमेंट हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्नर में प्रेसिडेंट रूल हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रेसिडेंट रूल कब लगाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज है, हमारे पास दिया है। एक तो राजस्थान गवर्नर गिव्स नोट टू हाउस सेशन बट विद राइडर्स। इसका मीनिंग क्या है? कई दिनों से चल रहा है राजस्थान में, वहाँ की जो सरकार है अशोक गहलोत और वो जो साथ में उनके एमएलए हैं, तो वो डिमांड कर रहे हैं गवर्नर से कि सेशन बुलाया जाए और कॉन्फिडेंस वोट को लेकर। तो वो धरना प्रदर्शन भी कर रहे थे वहाँ पर, जो राजभवन है वहाँ पर जाकर। तो गवर्नर जो है उन्होंने वार्निंग भी दी थी कि भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि राजभवन में ऐसी भीड़ भड़ाका ना हो और यहाँ की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपकी ही है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने ऐसा कहा था कि राजभवन में अगर कल के दिन बहुत भीड़ आ गई, पब्लिक आ गई, तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो एक डेडलॉक चल रहा था गवर्नर और राजस्थान की सरकार के बीच में, तो वो लगातार अभी भी चल रहा है। तो वो डिमांड कर रहे थे सेशन बुलाने की। तो गवर्नर ने फिलहाल ये कहा है कि अगर आपको विधानसभा का सेशन बुलाना ही है तो 21 दिन का नोटिस कम से कम होना चाहिए, लेकिन अगर आपको ट्रस्ट वोट के लिए सेशन बुलाना है तो जल्दी बुलाया जा सकता है। लेकिन आपने जो हमें लेटर भेजा है उसमें ट्रस्ट वोट कुछ नहीं है, केवल सेशन बुलाने को लेकर बात है। लेकिन मीडिया में आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि आपको कॉन्फिडेंस वोट या ट्रस्ट वोट लेकर आना है, लेकिन आपने जो हमें जो रिक्वेस्ट करी है उसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो लेटर फिलहाल वापस भेजा है और कहा है कि 21 दिन में बुलाया जा सकता है सेशन, लेकिन अगर ट्रस्ट वोट करना है तो जल्दी बुलाया जा सकता है, लेकिन आप प्रॉपर लिख के दो पहले इन राइटिंग। तो ऐसा कुछ वहां पर हुआ है। उसके अलावा राफेल 5 राफेल फ्रांस से इंडिया के लिए निकल चुके हैं, वो आज सुबह इंडिया पहुंच गए हैं। तो कल न्यूज़ में हम फिर राफेल को भी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा न्यूज़ है टाइम टू फोकस ऑन रिवाइविंग दिल्लीज इकोनॉमी से सीएम। तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अब इकोनॉमी को रिवाइव करने की बात हो गई है दिल्ली में, तो वो एक डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो गवर्नमेंट जॉब पोर्टल की भी बात कर रहे हैं, जिसमें वो इनकरेजिंग रिस्पांस मिल रहा है लॉन्च डे में, तो वो सब यहाँ पर डिस्कस किया है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। उसके अलावा ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एक जो पुलिस वाला था वो ड्यूटी के टाइम पर उसे कोविड-19 कोरोना हो गया था, उस वजह से उसकी डेथ हुई थी। तो चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस करा था 1 करोड़ मिलेंगे फैमिली को, लेकिन 3 महीने हो गए अभी तक मिला नहीं है। तो ऐसा कुछ न्यूज़ है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को 48 आवर्स दिए हैं एग्जाम कंडक्ट कराने को लेकर, क्योंकि बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट में प्ली फाइल हुई थी। स्टूडेंट चैलेंज कर रहे थे कमीशन का। 6 जुलाई का एक सर्कुलर था जिसमें डायरेक्ट कर रहे थे यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस को कि फाइनल एग्जाम को कंप्लीट करें 30 सितंबर से पहले। तो उस प्ली को चैलेंज कर रहे थे बहुत सारे स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे तो नहीं लगाया, लेकिन यूजीसी को 2 दिन का टाइम दिया है कि आप जवाब दाखिल करें एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, तो यूजीसी क्या है ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, जो कि 1953 में स्टैब्लिश हुआ था और 1956 में उसे स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला था। मतलब स्टैट्यूटरी स्टेटस का मतलब है पार्लियामेंट में कानून पास हुआ था 1956 में यूजीसी से रिलेटेड, तो उन्हें स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया। यूजीसी बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है इंडिया में हायर एजुकेशन को लेकर, और यूनिवर्सिटी को ये लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड करती है या यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज भी करती है। उसके अलावा फंड्स भी डिस्ट्रीब्यूट करती है उन कॉलेजेस में को जो सेंटर फंडिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, तो फंड्स भी डिस्ट्रीब्यूट करता है यूजीसी। यूजीसी के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बहुत सारे हैं, ऐसा भी कहा जाता है। यूजीसी में एक तो स्टाफ की कमी की वजह से भी प्रॉब्लम होती है, कई बार
ओवर रेगुलेशन भी कर लेता है, अपनी गाइडलाइन जबरदस्ती थोप देता है कॉलेजेस को। और एजुकेशन सेक्टर क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है, यूजीसी जो करंट रिक्वायरमेंट है, जो सर्कमस्टेंसेस चेंज होते जा रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर की नई नई डिमांड है, सर्विसेज की नई नई डिमांड है, उसके हिसाब से सिलेबस में चेंजेस को लेकर या यूजीसी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। तो उसको लेकर 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एचआरडी ने अनाउंस करा था कि हम यूजीसी को रिपील करेंगे, यूजीसी एक्ट 1956 को, और एक नई बॉडी बनाएंगे, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो आज की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगा और उसी के हिसाब से पूरे इंडिया की यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करेगा। तो ये एक न्यूज में रहा था। तो यूजीसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। यूजीसी 1956 एक्ट के थ्रू उसे स्टैट्यूटरी पावर मिली थी, हालांकि स्टैब्लिश 1953 में हुआ था। उसके अलावा स्टूडेंट, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें। अगर आपको फुल स्टडी मटेरियल वगैरह चाहिए फ्री प्रिपरेशन के लिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, इक्वेशंस आईएएस के नाम से है। यूपीएससी के लिए अलग है, बैंक एसएससी के लिए हमारा अलग चैनल है। अगर आपको हमारा फुल कोर्स परचेज करना है तो हमारा इक्वेशंस आईएएस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें बैंक, एसएससी, यूपीएससी अलग अलग कोर्सेज हैं जिसमें आपको फ्री लेक्चर्स भी मिलेंगे बहुत सारे, तो आप उनको देखकर कोर्सेज को परचेज भी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ये एक एडिटोरियल आया, नीडेड अ मैप ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। अब ये जो एडिटोरियल है बेसिकली इसमें क्रिटिसाइज करा है गवर्नमेंट को, तो ये एंटी गवर्नमेंट एडिटोरियल है, तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, जिसमें सारी बेसिकली अपने नेबर्स की फॉरेन पॉलिसी को लेकर बताया है कि इंडिया की जो पॉलिसी है पिछले कुछ सालों से बहुत गलत रही है। तो बेसिकली मोदी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं इनडायरेक्टली। तो ये एडिटोरियल एंटी गवर्नमेंट है बहुत ज्यादा। हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो ऑथर ने नहीं कही है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। देखिए, एक तो ऑथर क्या कहना चाह रहा है कि इंडिया जो है सार्क का डिफैक्टो रूलर था। सार्क आपको पता होगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसमें 8 मेंबर कंट्रीज हैं। 8 मेंबर कंट्रीज कौन सी हैं? जैसे अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, मालदीव्स हो गया, श्रीलंका हो गया। चाइना इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। तो 8 जो मेंबर कंट्रीज हैं, इन 8 मेंबर कंट्रीज में डी फैक्टो सबसे बड़ी कंट्री अगर हम बोले तो वो इंडिया था। तो इंडिया एक डी फैक्टो रूलर था। और इंडिया पाकिस्तान के बीच में जब से रिलेशंस खराब हुए हैं तब से सार्क में बहुत ज्यादा कुछ हो नहीं पाया है। सार्क में प्रॉब्लम यही रही है कि कंट्रीज के आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत सारी है, रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं है, इसलिए सार्क अपने ऑब्जेक्टिव्स को जिस वजह से वो बना था वो अचीव नहीं कर पाता, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ क्रिटिसाइज करा है कि डिफैक्टो रूलर रहा है सार्क का, और अब जो है सार्क की इतनी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस नहीं रही है। और वैसे भी अगर हम पास्ट में देखें, ऐसा नहीं कि 2014 के बाद सार्क में ये सब रहा है, 2014 से पहले भी देखें तो सार्क की जो मीटिंग्स हुई है ज्यादातर ऑब्जेक्टिव्स जो भी डिसाइड हुए तो ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो पाए, क्योंकि रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं हैं जो सार्क मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच में, खासकर इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो क्लैशेज होते रहे, ठीक है। इसमें एक तो ये बोला है कि इट हैज हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज विद नेपाल। तो बेसिकली इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि 2014 से पहले इंडिया और नेपाल के बीच में हिस्टोरिकल और कल्चरल टाइज रहे हैं। उसके अलावा इट एंजॉयड ट्रेडिशनल गुडविल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ श्रीलंका एंड बांग्लादेश। श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ भी हमारे रिलेशंस अच्छे रहे हैं। इस ऑथर ये कहना चाह रहा है कि पहले, अब खराब हो गए। उसके अलावा हमने अफगानिस्तान में $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में, वहां की इकोनॉमी को, ट्रेड को लेकर, ठीक है। जब से पोस्ट तालिबान मतलब वहां पर तालिबान रूल रहा है अफगानिस्तान में 1996 से 2001 तालिबान का फॉल हुआ, यूएस ने अपनी फोर्सेस वहां पर भेजी, तो उसके बाद से हम हेल्प कर रहे हैं तालिबान को डेवलपमेंट में। तो हमारे काफी अच्छे रिलेशंस रहे हैं अफगानिस्तान के साथ भी। उसके अलावा हमारा इट हैड कमिटेड, ये सब पहले की बात कर रहे हैं, ऑथर कह रहा है कि ऐसा कुछ रहा है, कमिटेड रिजल्ट ऑफ मल्टीलेटरलिज्म, सेंट्रल एशियन कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट एंड ईरान। सेंट्रल एशियन कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का मतलब है अफगानिस्तान के ऊपर की जो कंट्रीज है वो सेंट्रल एशिया का पार्ट है, जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब सेंट्रल एशिया का पार्ट है। तो अब सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी कैसे होगी? बीच में पाकिस्तान है, तो बीच में पाकिस्तान है तो हम सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड नहीं कर पाएंगे। इवन अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करना भी बहुत मुश्किल है इंडिया के लिए, क्योंकि बीच में पाकिस्तान आ गया।
तो अफगानिस्तान के साथ हमें ट्रेड करना है, तो रास्ता कहाँ है? रास्ता अब बचता है सी रूट के थ्रू। गुजरात से हम जाएं ईरान के चाबहार पोर्ट में, और ईरान से रेलवे लाइन के थ्रू एक कनेक्टिविटी अफगानिस्तान तक हो। अफगानिस्तान के साथ ट्रेड हम कर सकते हैं सी रूट से ईरान, और ईरान से सड़क के रास्ते या ट्रेन के रास्ते अफगानिस्तान तक ट्रेड करें और फिर वहीं से एंटर कर जाए सेंट्रल एशिया में। तो सेंट्रल एशिया में ट्रेड के लिए रास्ता हमारा सी रूट के थ्रू, ईरान के थ्रू, अफगानिस्तान के थ्रू होकर जाता है, क्योंकि बीच में पाकिस्तान है, वहां से हम सेंट्रल एशिया में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर यही लिखा हुआ है कि हमने कमिट किया है एक तो मल्टीलेटरलिज्म में और सेंट्रल एशिया कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट विद ईरान बीइंग इट्स गेटवे। ईरान जो है गेटवे रहेगा, तो ये सब रहा है। उसके अलावा हमारा कंपटीशन भी चाइना के साथ रहा है और कॉपरेशन भी चाइना के साथ रहा है। साथ ही साथ बॉर्डर्स से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स रहे वो लार्जली हमारे पीसफुल रहे हैं, ऐसा ऑथर का कहना है। ठीक है, तो हालांकि अब आगे अगर हम बात करें तो फिर ऑथर क्या कह रहा है, देखिए, टू एड्रेस द करंट क्राइसिस इंडिया हैज टू रिकंसिडर फॉरेन पॉलिसी ट्रेजेक्टरी। तो करंट जो क्राइसिस है, इंडिया को रिकंसिडर करना है अपना फॉरेन पॉलिसी प्रोजेक्टरी में, और क्योंकि इंडिया जो है बिग पावर है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी मिलिट्री की। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि देखिए ऑथर क्या कहना चाह रहा है कि अब क्या हो गया है, अब सिचुएशन क्या है, हमारी फॉरेन पॉलिसी गलत रही है, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसकी बात नहीं करी गई है। China having changed to status quo along LOC in the western sector in its favor, the border saw violent clashes last month। 15 जून को जो गैलन वैली में क्लैश हुआ था, जिसमें 20 इंडियन सोल्जर्स की डेथ हुई थी और 40 से ज्यादा, 43 या उससे ज्यादा चाइनीज सोल्जर्स की डेथ हुई है। तो फर्स्ट टाइम इन 45 ईयर्स। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि हमारी गलत फॉरेन पॉलिसी का रिजल्ट ये निकला कि 45 ईयर्स में पहली बार इतना वायलेंट क्लैश हुआ। तो आपको ये भी समझना है कि यहाँ पर तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन ये भी समझना है कि अभी तक हमारी जो पॉलिसी रही है बॉर्डर्स को लेकर चाइना के साथ, अनडेवलप्ड बॉर्डर जो है वो सेफ बॉर्डर है, ऐसी पॉलिसी अभी तक रही है ज़्यादातर। अगर हम देखें जब यूपीए पावर में थी 2013 में डिफेंस मिनिस्टर ए के एंटनी थे, उन्होंने कहा भी था पार्लियामेंट में कि हमारी पॉलिसी अभी तक रही है अनडेवलप्ड बॉर्डर इज अ सेफ बॉर्डर, मतलब कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई सड़कें नहीं डेवलपमेंट की, कुछ नहीं, तो वो सेफ है। ठीक है, लेकिन उसके उलट चाइना ने क्या करा है, बॉर्डर्स में बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप करा है। तो जब हमारा वहां पर बॉर्डर में इतनी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं थी, डेवलपमेंट नहीं था, तो चाइना आगे बढ़ता चला गया। खासकर अगर हम देखें 1999 में कारगिल वॉर के टाइम पे हमारी फोर्सेस पाकिस्तान से निपटने में वहां पर बिजी रही, और इस बीच चाइना को मौका मिला और ज़्यादा आगे बढ़ने का। तो चाइना, इसमें कोई शक नहीं, चाइना इंडियन टेरिटरी में काफ़ी अंदर तक घुसा हुआ है, फिंगर 4 तक, लेकिन वो ऐसा नहीं कि अभी आया है, वो बहुत पहले से वहाँ पर बॉर्डर वगैरह डेवलप करता रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता रहा है। इंडिया रिसेंटली पिछले कुछ सालों में भी अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अलोंग द एलएसी पैरेलली डेवलप कर रहा है। जैसे दौलत बेग गोल्डी रोड है, तो वहाँ से पूरा का पूरा एक पैरेलल एलएसी के लाइन रोड्स वगैरह डेवलप हो रही है, एयर स्ट्रिप डेवलप हो रही है। तो हम भी क्योंकि डेवलप कर रहे हैं तो क्लैशेस इंक्रीज हो रहे हैं। तो क्लैशेस इंक्रीज होने का रीज़न यही है क्योंकि हम भी एग्रेसिव हैं, हम पीछे हटने को तैयार नहीं है, हम अपनी ज़मीन क्लेम कर रहे हैं। इसलिए ये एक रीज़न है, क्योंकि चाइना की पॉलिसी हमेशा से रही है एक्सपेंशनिज्म की, वो हम सारे पड़ोसियों से ही झगड़ता रहा है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करा है, लेकिन एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है, सार्क इज आउट ऑफ जॉइंट। सार्क के रिलेवेंस पहले भी बहुत ज़्यादा नहीं रही है, अपना ऑब्जेक्टिव्स पहले भी अचीव नहीं कर पाया है, और जब से इंडिया चाइना के बीच में, जैसे हम देखें उरी जो सर्जिकल स्ट्राइक है, उससे जो हमारा उस समय के टाइम से इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो भी रिलेशन खराब हुए थे, उसके बाद से सार्क की मीटिंग में पाकिस्तान ने भी पार्टिसिपेट नहीं करा है। तो इसे हम ऐसा नहीं कह सकते कि सार्क के रिलेवेंट है, आगे इसमें टॉक्स हो सकती हैं, ये फिर से रिलेवेंस में आ जाएगा। उसके अलावा नेपाल हैज टर्न्ड हॉस्टाइल हैविंग अडॉप्टेड अ न्यू मैप। तो इसमें बोल रहे हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी गड़बड़ रही है और नेपाल जो है हॉस्टाइल हो गया है। एक नया मैप उन्होंने अडॉप्ट करा है जिसमें इंडियन टेरिटरी को अपना नेपाल का बताया है। तो देखिए, कुछ तो कमियां फॉरेन पॉलिसी में भी रही हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि नेपाल में रूल कौन कर रहा है। नेपाल में वहाँ की माओइस्ट पार्टी रूल कर रही है, जो कि चाइना के साथ उनका इंक्लिनेशन ज़्यादा है, जो उनकी फंडिंग से ही स्टार्ट हुए हैं माओइस्ट रूल। तो
वो नास्तिक टाइप के लोग हैं, वो पुराने कल्चर और ट्रेडिशंस को ज़्यादा नहीं मानते। जो कम्युनिस्ट लोग हैं वो अपने नए सिस्टम को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, कम्युनिस्ट जो रूल है। तो वहाँ पर जो केपी शर्मा ओली है, तो वो जो माओइस्ट रूल है उनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है। चाइना के साथ उनकी आइडियोलॉजी ज़्यादा मैच करती है, जो प्रेजेंट जो रूल कर रहा है नेपाल में। तो इस वजह से थोड़ा रिलेशन खराब है। अगर वहाँ पर गवर्नमेंट चेंज होती है तो फिर हमारे रिलेशंस पुराने जैसे दोबारा से हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा श्रीलंका टिल्ट हो चुका है चाइना की तरफ। पिछले कुछ सालों से हमने देखा है चाइना ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट करा है वहाँ के पोर्ट्स में, श्रीलंका में, और एक डेब्ट ट्रैप में भी श्रीलंका को फंसा रहा है। श्रीलंका के बहुत सारे एक्सपर्ट्स का भी कहना ये है। और अभी श्रीलंका में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस भी हैं, और दोबारा से अब कहा जा रहा है ऐसा कि श्रीलंका बहुत कुछ चीजें समझ चुका है, चाइना की चाल समझ चुका है, और इंडिया के साथ अब दोबारा से उसके रिलेशंस इंप्रूव हो चुके हैं। और अभी अभी हमने 400 बिलियन डॉलर का एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट भी श्रीलंका के साथ साइन करा है, ट्रेड को लेकर, और कोविड-19 से रिलेटेड, जो हेल्थ केयर से रिलेटेड कैसे निपटना है उसको लेकर, कोऑर्डिनेशन को लेकर श्रीलंका के साथ हमारी लगातार बात चल रही है। तो रिलेशन श्रीलंका के साथ इंप्रूव हो रहे हैं। उसके अलावा ऑथर ये कह रहा है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की वजह से बांग्लादेश नाराज है। तो ये तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हमारा इंटरनल मामला है, जिसमें सरकार ने जो भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास करा है उसमें अलग अलग जो रिलीजन्स हैं, जैसे इस्लाम को छोड़कर इसमें हिंदूज हो या इसमें जैनिज़्म हो, जैन हो, या बुद्धिस्ट हो, या फिर पारसीज हो, ये लोग अगर 3 कंट्रीज़ जो इस्लामिक कंट्रीज़ डिक्लेयर्ड हैं ऑफिशियली, जैसे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ से नॉन मुस्लिम्स जो अगर इंडिया में आते हैं तो उनको इंडियन सिटीजनशिप देने के लिए प्रोसीजर को थोड़ा इजी करा है। तो बांग्लादेश नाराज चल रहा था क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे बांग्लादेशी जो इंडिया आ चुके हैं उनकी वो इंडियन सिटीजनशिप मिल नहीं पाएगी, और उनको हम बांग्लादेश डिपोर्ट कर सकते हैं। तो बांग्लादेश में वहाँ पर भी पॉलिटिक्स चल रही थी कि भाई मुस्लिम्स को सिटीजनशिप नहीं मिली, तो हम बोल सकते हैं कि एक पॉलिटिक्स चल रही है प्योरली। वो जरूरी नहीं कि सोशल बैकग्राउंड के ऊपर वो इश्यूज उठ रहे हों। तो वहाँ पर प्योर पॉलिटिक्स है जिसमें रिलीजन बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। तो बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं। वो उस टाइम पे था जब सीए के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रही थी, तो अब सिचुएशन सारी नॉर्मलाइज हो रही है। उसके अलावा क्रिटिसाइज करा है ऑथर ने अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करने को लेकर। ईरान का जो हमारा जो जैसे गेटवे बोल रहे थे ईरान को, तो एक रेलवे जो लाइन का प्रोजेक्ट था ईरान में, तो ऐसा एक न्यूज़ आई थी कि इंडिया को बाहर कर दिया ईरान ने, उसका इनॉग्रेशन करा है। तो एक न्यूज़ आई थी, तो ऑथर यहीं पर क्रिटिसाइज करा है कि ईरान ने इंडिया को किनारे कर लिया एक तरीके से, जेहदन तक पहुंचने के लिए। बॉर्डर है, जेहदन बॉर्डर है अफगानिस्तान ईरान का, तो वहाँ तक रेलवे लाइन को कंस्ट्रक्ट करने को लेकर इंडिया का इन्वेस्टमेंट भी होना था और कॉपरेट करना था इंडिया ने। तो अब विदाउट इंडिया वो जा रहे हैं। लेकिन ये भी न्यूज़ आई थी, ईरान ने साफ कहा है कि इंडिया को हमने बाहर नहीं करा है, इंडिया अभी भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, ये न्यूज़ गलत है। तो ईरान ने इस न्यूज़ को जो कि इंडिया को बाहर करने को लेकर है उसको गलत बताया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। ऑथर ने बेसिकली क्रिटिसाइज करा है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हालांकि कहना यह है कि हमने बहुत पावरफुल कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस बनाए हैं, इंक्रीज़ करे हैं। यूएस के साथ हमारे इस समय के रिलेशन सबसे बढ़िया चल रहे हैं। जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, कई कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हमारे रिलेशंस काफ़ी इंप्रूव हो रहे हैं। यूके के साथ हमारे जो वर्ल्ड की बड़ी बड़ी इकॉनमी है उनके साथ रिलेशंस हमारे इंप्रूव हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सब इस एडिटोरियल में कहा गया है। उसके अलावा ये एक एडिटोरियल आया है इन रिवर्स गियर, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को लेकर है। तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है? बेसिकली इसमें इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को क्रिटिसाइज किया गया है। तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट, अब क्योंकि होता क्या है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो जीडीपी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। अगर जीडीपी ग्रोथ चाहिए तो इन्वायरमेंट डैमेज होगा, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ कैसे होती है? जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो जब नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेंगे तो इन्वायरमेंट डैमेज होगा और जीडीपी ग्रोथ हो जाएगी। तो बैलेंस बनाना इन्वायरमेंट और जीडीपी ग्रोथ में बहुत मुश्किल होता है।
तो यहाँ पर बेसिकली इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है कि हमारे मान लिया कि 10 डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं, तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के थ्रू एक प्रोसीजर लेट डाउन किया गया है जिसमें हम लोगों से पूछते हैं, जनता से पूछते हैं कि भाई आपके क्या व्यूज हैं। बहुत सारे लोगों का ऑब्जेक्शन होता है एनवायरमेंट डैमेज को लेकर कि इस प्रोजेक्ट से ये एनवायरमेंट में डैमेज होगा। उसमें सुनवाई होती थी 30 दिन 40 दिन, अलग अलग टाइम पीरियड था उनके रिजोल्यूशन को लेकर, और फिर अकॉर्डिंगली चेंजेस किए जाते थे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ताकि एनवायरमेंट डैमेज ना हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में सेंटर ने बहुत सारे चेंजेस करे हैं ताकि डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट इजीली पास हो सकें। तो जैसे 30 दिन का टाइम पीरियड है, लोगों के जो भी ऑब्जेक्शन थे उसका टाइम पीरियड 20 दिन कर दिया है। ऐसे अलग अलग बहुत सारे पॉइंट्स हैं ताकि डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट जो है जल्दी से पास हो सकें और जीडीपी ग्रोथ में एक स्पीड आ सके, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर भी है कोरोना की वजह से, वैसे ही इकोनॉमिक जो है स्लो डाउन है, उसको एक स्पीड मिल सके। तो ये एक एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है, तो इसमें लोगों के व्यूज देखे जाते हैं। स्टैट्यूटरी बैकिंग इसे मिलता है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो इंपॉर्टेंट ये है, एक तो एग्जाम में एक तो ये आ सकता है, क्या है वो हमारा पूरा लिखा हुआ है, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। उसके अलावा आपको बस ये समझना है कि जीडीपी ग्रोथ एनवायरमेंट दोनों में बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल है। अगर जीडीपी ग्रोथ को करते हैं तो एनवायरमेंट खराब हो सकता है, डैमेज हो सकता है, या एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं तो जीडीपी ग्रोथ डाउन हो सकती है। तो बहुत मुश्किल होता है इनमें बैलेंस बनाना। उसके अलावा ये एक हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर एक हमारा एडिटोरियल आया है जिसमें ये बोला है कि अपॉर्चुनिटी है हमारे हेल्थ केयर सेक्टर को इम्प्रूव करने की, रीशेप करने की। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको मिलेंगी। कोविड-19 से रिलेटेड हेल्थ केयर सेक्टर में क्या क्या प्रॉब्लम थी, कोविड-19 से क्या एक्सपोज हुआ, तो डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में आपको बहुत अच्छा कुछ मिलेगा। आप आज ही कुछ अच्छा आंसर खुद से लिख सकते हैं, एडिटोरियल को पढ़िए और समझिए। देखिए इसमें क्या क्या बोला है। एक तो ये बोला है कि इंडिया का हेल्थ केयर सेक्टर ना पिछले कई सालों से प्राइवेटाइज हुआ है। प्राइवेट हॉस्पिटल हमने देखा हमारे मोहल्ले में, गली में, सिटीज में, अलग अलग बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल पिछले कई सालों से खुले हैं और मार्केट में कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। तो उससे क्या हुआ है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं ज्यादातर अनरेगुलेटेड हैं और बहुत जो है क्वेश्चनेबल प्रैक्टिसेस वहां पर फॉलो कर रहे हैं। क्वेश्चनेबल प्रैक्टिसेस का मतलब है गलत तरीके से इलाज करना, पैसा कमाना, बिल बढ़ाना मरीजों का। 3 दिन किसी को एडमिट करके काम चल सकता है तो उसे 1 हफ्ते तक एडमिट करना, आईसीयू में रखना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स रही हैं वहां पर। तो ये जो क्वेश्चनेबल प्रैक्टिसेस है ये लगातार होता रहा है। लेकिन ये जो कोविड-19 आया है और हमने ये देखा है कि हॉस्पिटल में भीड़ भी कोविड-19 से रिलेटेड बहुत भीड़ भी रही है। लेकिन कोविड-19 कोरोना आने की वजह से हमने ये देखा ड्रामेटिक रिडक्शन हुआ है केसेस में पेशेंट का, जो कि लगातार हॉस्पिटल जा रहे थे इलाज कराने के लिए, टेस्ट करा रहे थे, सर्जरी करवा रहे थे। तो ये पता चला है पेशेंट बहुत ज्यादा रिड्यूस हो चुके हैं कोविड-19 की वजह से। तो एक तो ये पता चला है कि इतने इमरजेंसी वाले केसेस वो नहीं थे। अननेसेसरी लोग अपने टेस्ट बहुत ज्यादा करवा रहे थे या डॉक्टर्स भी अननेसेसरी टेस्ट करवा रहे थे। और डॉक्टर्स वाला जो प्रोफेशन है उसके ऊपर ट्रस्ट डेफिसिट भी लोगों का कम होता जा रहा था, क्योंकि हमने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे थे। इवन इमरजेंसी वाले मेडिकल केसेस में भी हमने देखा है कि वो डिक्लाइन। इवन लॉकडाउन के टाइम पर हम ये देख रहे हैं कि हार्ट अटैक के जो केसेस हैं वो भी रिड्यूस हुए हैं। तो अब समझने वाली बात ये है कि क्या अब जैसे कोविड-19 में हम देख रहे हैं कि कोरोना केसेस के अलावा जितने भी हेल्थ से रिलेटेड केसेस हैं, सर्जरीज वगैरह, वो रिड्यूस हो रहे हैं। तो क्या पहले लोग अननेसेसरी करवा रहे थे या डॉक्टर्स मरीजों को डरा रहे थे, उससे डॉक्टर्स और पेशेंट के बीच का जो रिलेशन है उसके ऊपर भी शक हो रहा था। मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो है वो रिड्यूस हो रही थी। तो इसमें यही है कि कार्टेलाइजेशन जो हेल्थ केयर सेक्टर में हुआ है, ऑथर ये कहना चाह रहा है। कार्टेलाइजेशन का मतलब है कि बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े बिल बना रहे हैं, ऑपरेशंस हो रहे हैं, बड़े बड़े बिल बना रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं, ड्रग्स रेफरल्स हो रहे हैं, प्रोसीजर हो रहे हैं, और उनमें कमीशंस होता था डॉक्टर्स का, हॉस्पिटल्स का, अलग अलग, जैसे अल्ट्रासाउंड करवा लो या एमआरआई करवा लो कहीं भी तो कमीशन फिक्स रहता था। तो पूरा कार्टेलाइजेशन था। अब वो सब रिड्यूस हो चुका है। तो ये कहा जा रहा है कि क्या वो जरूरी था कि नहीं था। तो ओवरऑल अगर हम देखें
कि इन जनरल ये कहा जा रहा है कि मेडिकल फ्रेटर्निटी को ये देखा गया है कि कोविड-19 के चैलेंज से निपटने के लिए उनका जो एफर्ट्स हैं उसको नकारा नहीं जा सकता, और पब्लिक का जो रिस्पेक्ट है हॉस्पिटल की तरफ या डॉक्टर्स की तरफ वो कोविड-19 के टाइम पर काफ़ी इम्प्रूव हुआ है या काफ़ी इंक्रीज हुआ है। और हम इसको एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं कि जो अनडिजायरेबल प्रैक्टिसेस होती थी कि सर्जरी हो रही है अननेसेसरी और टेस्ट हो रहे हैं बहुत सारे, पहले कोविड-19 के बाद वो सब रिड्यूस हुए हैं। तो इस डॉक्टर और पेशेंट के बीच में जो रिलेशंस इंप्रूव हुए हैं इसको हम इसको बनाए रख सकते हैं आगे, ताकि हमारा हेल्थ केयर सेक्टर भी सस्टेन कर सके और लोगों का कॉन्फिडेंस भी हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर रहे। तो काफी अच्छी चीजें इस एडिटोरियल में आपको मिलेंगी आंसर राइटिंग से रिलेटेड। उसके अलावा सूडान ट्रबल एक एडिटोरियल आया है। बेसिकली सूडान में 60 लोगों को मार दिया गया सूडान में। वहां पर 500 आर्म्ड लोग आए थे जिन्होंने मैसेलेट कम्युनिटी, एग्जाम में आ सकता है मैसेलेट कम्युनिटी कहाँ की है क्योंकि ये न्यूज में है, तो मैसेलेट कम्युनिटी के 60 लोगों को मार दिया 500 आर्म्ड लोगों ने। कहाँ? डारफुर में। एग्जाम में ये भी आ सकता है डारफुर कहाँ है। सूडान अफ्रीका में है, मैप में समझ लेते हैं। ये अफ्रीका है, ये रेड सी है, गल्फ ऑफ एडन है, सोमालिया है, यमन है, सऊदी अरबिया, इरिट्रिया है, इथोपिया है, ये सूडान है। ये साउथ सूडान है। 2011 में ये पूरा पहले सूडान हुआ करता था, तो यहाँ पर भी वायलेंस लगातार चल रहा था, तो सेपरेट टेरिटरी की डिमांड हो रही थी। 2011 में साउथ सूडान एक अलग कंट्री बना। तो यहाँ पर जो डारफुर रीजन है, तो यहाँ पर जो मैसेलेट कम्युनिटी है उसके ऊपर अटैक करा और 60 लोगों को मार दिया। तो ये न्यूज में था, ठीक है। तो आपको बस ये समझना है इंपॉर्टेंट इसमें, एक तो ये मैसेलेट कम्युनिटी कहाँ की है, डारफुर सूडान की है। उसके अलावा ये समझना है कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उमर अल बशीर, जिन्होंने 30 साल तक रूल किया है, अप्रैल 2019 में वहां पर तख्ता पलट कर दिया गया और आर्मी रूल है, ठीक है। और ऐसा कहा जा रहा है कि सऊदी अरबिया इसके पीछे है, क्योंकि सऊदी अरबिया के रिलेशंस थोड़ा गड़बड़ भी चल रहे थे सूडान के साथ। सऊदी अरबिया ने वहां पर ऐसा कुछ तख्ता पलट कराया, अलग अलग एलिगेशंस है। तो सऊदी अरबिया सपोर्ट भी करता है वहां पर मिलिट्री रूल को लेकर, ठीक है। तो ये काफी न्यूज में रहा। बस आपको ये समझना है कि साउथ सूडान, एक तो ये न्यूज में है रहा था पहले, कई बार एग्जाम में भी आया कि साउथ सूडान सूडान से अलग हुआ था 2011 में, क्योंकि वहां पर लगातार वायलेंस चल रहा था और एक पीस डील साइन हुई थी साउथ सूडान के साथ मिस्टर बशीर की, ठीक है। तो ये एक न्यूज में रहा है। उसके अलावा मॉडर्न टूल्स एज ओल्ड विजडम, ये इंडिया श्रीलंका के बीच में रिलेशंस को लेकर एक एडिटोरियल है कि ये जो पेंडेमिक है कोविड-19, ये एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया श्रीलंका अपने पुराने रिलेशंस को रिवाइटलाइज करें और पार्टनरशिप्स को इम्प्रूव करें, क्योंकि बीच में पिछले कुछ सालों से चाइना की तरफ उसका टिल्ट ज्यादा रहा है। तो अब टाइम आ गया है कि अब, क्योंकि श्रीलंका को भी कई चीजें चाइना के कंटेक्स्ट में समझ आई हैं, तो अब श्रीलंका का इंक्लिनेशन दोबारा से इंडिया की तरफ इंप्रूव हो रहा है इस क्राइसिस में। तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि पेंडेमिक प्रेजेंट्स द अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया श्रीलंका। तो आप इस एडिटोरियल को पढ़िए, इसमें बेसिकली इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस के इंप्रूवमेंट को लेकर इसमें एडिटोरियल में ऑथर ने काफी कुछ कहा है। उसके अलावा चाइना सीजेस यूएस कॉन्सुलेट इन चेंगडू। देखिए यूएस ने भी चाइना का कॉन्सुलेट था यूएस में ह्यूस्टन में, उसे बंद करने को लेकर ऑर्डर दिया था और वहां पर चाइना ने अपना कॉन्सुलेट बंद करा। तो बदले में चाइना ने भी यूएस के कॉन्सुलेट को सीज करा है। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ स्टेप्स ले रहे हैं, एक तरीके का कोल्ड वॉर चल रहा है दोनों के बीच में। हमें ये समझना है कॉन्सुलेट और एम्बेसी में क्या डिफरेंस है। देखिए एम्बेसी किसी भी कंट्री में एक ही होती है। अगर इंडियन एम्बेसी यूएस में देखें तो एक ही इंडियन एम्बेसी होगी, यूके में देखें तो एक ही इंडियन एम्बेसी होगी, या यूएस की एम्बेसी इंडिया में एक ही होगी। एम्बेसी बेसिकली इंडियन एम्बेसी यूएस में इंडिया और यूएस के बीच के रिलेशनशिप्स को मेंटेन करती है कि हमारे यहाँ से कोई भी ऑफिशियल अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो एम्बेसी के थ्रू हम वहाँ की गवर्नमेंट से बात कर सकते हैं। तो एम्बेसी इज बेसिकली कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है किसी फॉरेन टेरिटरी में। तो
तो ये एम्बेसी होती है। लेकिन कॉन्सुलेट्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे इंडिया के कॉन्सुलेट्स यूएस में एक से ज़्यादा होंगे, अलग अलग सिटीज़ में होंगे। कॉन्सुलेट्स बेसिकली ट्रेड को बढ़ाते हैं, तो कॉन्सुलेट्स को हम जूनियर एम्बेसीज भी कह सकते हैं। तो किसी भी कंट्री में एम्बेसी एक ही होती है, जबकि कॉन्सुलेट्स बहुत सारे हो सकते हैं। तो ऐसे ही यूएस में चाइना के कॉन्सुलेट्स बहुत सारे हैं, लेकिन एम्बेसी एक ही होगी। ऐसे यूएस के कॉन्सुलेट्स अलग अलग सिटी में चाइना में बहुत सारे होंगे जो ट्रेड को लेकर काम कर रहे होंगे, ट्रेड के कॉपरेशन को लेकर, ठीक है, लेकिन एम्बेसी एक ही होगी। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा बोत्सवाना एलिफेंट डेथ एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 3 जुलाई 2020 के द हिंदू में आया था। 350 जो हाथी थे बोत्सवाना में वो मरे हुए मिले हैं वहां पर। अब ये एक मिस्ट्री है कि कैसे उनकी डेथ हुई, ठीक है। तो ये 3 जुलाई 2020 के न्यूज में आया था। एग्जाम में क्या आ सकता है, एक तो बोत्सवाना कहाँ है, देखिए बोत्सवाना लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो एग्जाम में ये आ सकता है लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सी है, डायरेक्टली बोत्सवाना पूछकर इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो लैंडलॉक्ड कंट्री है बोत्सवाना, अफ्रीका में। उसके अलावा ये जो हाथियों की डेथ हुई है, एलिफेंट्स की, ये कहाँ पर भी है, ओकावांगा डेल्टा है बोत्सवाना में, उसके आसपास ये जो हाथियों की डेथ हुई है। अब इसमें ये बोला है क्योंकि टेस्ट कर रहे थे कि किस वजह से डेथ हुई, बीमारी की वजह से डेथ हुई या हाथी दांत के लिए शिकारियों ने इनका शिकार करा। तो ये पता चला है कि पोचिंग, एक तो शिकार उनका नहीं हुआ है, क्योंकि अगर शिकार हुआ होता तो हाथी दांत उनके साबुत नहीं मिलते, क्योंकि जिन भी हाथियों की डेथ हुई उनके हाथी दांत सलामत है। तो इसका मतलब है शिकारियों ने उनका शिकार नहीं करा। एंथ्रेक्स एक बीमारी है, उसका टेस्ट हुआ है, तो एंथ्रेक्स बीमारी से भी ये नहीं मरे। तो एक मिस्ट्री है कि किस तरीके से इनकी डेथ हुई है। तो बहुत सारे सैंपल्स लिए गए हैं और टेस्ट चल रहा है अलग अलग लेबोरेटरी में, साउथ अफ्रीका में चल रहा है, जिम्बाब्वे, ब्रिटेन और यूएस में, कि ऐसी कौन सी बीमारी थी कि 350 से ज्यादा हाथियों की डेथ हो गई बोत्सवाना में, ठीक है। तो ये एक न्यूज है, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के बहुत हाई चांसेस हैं। हाँ, उसके अलावा सेंटर जो है डिसइन्वेस्टमेंट करेगा, डाइवेस्टमेंट या डिसइन्वेस्टमेंट करेगा 23 पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ऐसा कहा है, प्रपोजल कैबिनेट ने क्लियर कर लिया है। तो समझ लेते हैं डिसइन्वेस्टमेंट होता क्या है। डिसइन्वेस्टमेंट बेसिकली होता क्या है, जब हम किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में गवर्नमेंट अपनी जो है स्टेक होल्डिंग को कम करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ओएनजीसी में गवर्नमेंट के शेयर 65%, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब कोई भी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कब कही जाती है, जब गवर्नमेंट के 50% से ज्यादा शेयर हो। अगर गवर्नमेंट के 50% से कम शेयर हो जाएंगे तो उस कंपनी को हम बोलेंगे कंपनी प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। तो 50% से ज्यादा शेयर है, इसका मतलब गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है। अब ओएनजीसी के मान लिया कि 10% शेयर गवर्नमेंट सेल कर दे, तो गवर्नमेंट के पास ओएनजीसी के 55% शेयर होंगे। ओएनजीसी तब भी रहेगी तो गवर्नमेंट कंपनी ही, प्राइवेट कंपनी तो रहेगी नहीं, क्योंकि प्राइवेट कंपनी तो तब होगी जब 50% से कम शेयर हो जाएंगे गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट ने 10% शेयर्स की सेल करी है, इसे हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट बेसिकली क्या कर रही है, पीएसयूज में अपनी जो होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग, उसको रिड्यूस कर रही है, लेकिन इतना रिड्यूस नहीं कर रही है कि कंपनी प्राइवेट हो जाए, ठीक है। और ऐसा सरकार क्यों करती है, एक तो सरकार के पास पैसा नहीं होता, ठीक है, फंड्स की प्रॉब्लम होती है, फंड्स की शॉर्टेज भी कम हो जाती है। उसके अलावा प्राइवेट प्लेयर्स का भी थोड़ा इंटरफेरेंस होता है, तो उनकी मैनेजरियल स्किल्स भी काम आ सकती हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स थोड़ा सा कम होगी क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं, क्योंकि फुल्ली अगर कोई ऑफिस गवर्नमेंट 100% अगर गवर्नमेंट होल्डिंग होगी तो उसमें पॉलिटिक्स भी हो सकती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड कर रही है, और क्योंकि बेसिकली अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी ही इलेक्शन जीत कर आती है, फिर वहां पर पॉलिटिक्स भी हो सकती है। लेकिन अगर उसमें परसेंटेज शेयर प्राइवेट का भी होगा तो उनमें मैनेजरियल स्किल्स उनकी भी काम आएंगी, तो इंटरफेरेंस थोड़ा सा कम होगा। उसके अलावा सरकार बजाय वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से ये लोन लेने के बजाय अगर डिसइन्वेस्टमेंट से सरकार के पास पैसा आ जाए तो वो भी बेटर तरीका है, उससे लोन नहीं चढ़ता सरकार के ऊपर, ठीक है। तो ये नॉन डेप्ट जो है कैपिटल रिसिप्ट होती है, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है डिसइन्वेस्टमेंट के, इसीलिए सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करती है। तो यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट का पूरा डेफिनेशन लिखा है
कि डिसइन्वेस्टमेंट इज डिफाइंड एज एक्शन ऑफ गवर्नमेंट एम्ड एट सेलिंग एंड लिक्विडेटिंग इट्स शेयर होल्डिंग इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। वही हमने डिस्कस करा है, जैसे ओएनजीसी के शेयर 65% से 55% हो जाए। और किस वजह से करती है? एक तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए या अपनी प्रेजेंस या परफॉर्मेंस जो है इंप्रूव करने के लिए करती है सरकार। उसके अलावा डिसइन्वेस्टमेंट जो फंड से जो फंड आते हैं वो हमारा पब्लिक डेप्ट को भी रिड्यूस करते हैं, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट से सरकार के पास पैसा आ गया तो इधर उधर से लोन लेने की जरूरत कम पड़ेगी। तो ये सारी चीजें हैं, तो डेप्ट टू जीडीपी रेशियो भी रिड्यूस होता है। उसके अलावा कांग्रेस वॉर्न्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। कांग्रेस राजस्थान को लेकर लगातार सेंटर के साथ कुछ ना कुछ झगड़ा लगातार चलता जा रहा है और ये लगातार न्यूज में भी रहा है। अभी हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस करा था, वहां पर विधानसभा में सेशन को बुलाने को लेकर कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत एमएलए के साथ बैठे हुए हैं सेव कॉन्स्टिट्यूशन करके जयपुर के एक होटल में, ठीक है। तो आरोप और प्रत्यारोप, कांग्रेस वाले बीजेपी के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं और बीजेपी वाले कांग्रेस के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि वो गवर्नर जो है कलराज मिश्र ये बीजेपी के अपॉइंटेड गवर्नर है और ये सेंटर की बीजेपी के हिसाब से चल रहे हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को सेव नहीं कर रहे हैं, बीजेपी के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, ठीक है। और बीजेपी एक बदले में ये कह रही है कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चीफ मिनिस्टर काम नहीं कर रहे हैं, गवर्नर को धमकी भी दे रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं कि हम तो राजभवन घेर देंगे, भीड़ आ जाएगी, पब्लिक आ जाएगी, ये सब वहां के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं। तो वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए, ठीक है, राजस्थान में। और यहां तक कि बीएसपी जो बहुजन समाजवादी पार्टी है, मायावती, उनका भी कहना यह है कि प्रेसिडेंट रूल वहां पर लगना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर वहां पर कोलैप्स हो चुके हैं, क्योंकि जो राजस्थान के 6 बीएसपी के एमएलए हैं उनको भी कांग्रेस ने अपनी पार्टी में मर्ज कर लिया था। उसके बाद से ही मायावती काफी नाराज चल रही है कांग्रेस से। तो ये एक न्यूज में है, तो हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्नर में प्रेसिडेंट रूल। देखिए प्रेसिडेंट रूल क्या है? प्रेसिडेंट रूल का मतलब है कि वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट को, और प्रेसिडेंट रूल के अंडर राजस्थान आ सकता है, राजस्थान या कोई भी स्टेट। प्रेसिडेंट रूल जो है अंडर आर्टिकल 356 आता है। वैसे अंडर आर्टिकल 355 भी प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है एक्सटर्नल एग्रेशन या इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे भी। अगर मान लो कि इंडिया चाइना के साथ कोई वॉर होता है, पाकिस्तान के साथ कोई वॉर होता है, तो बॉर्डर्स के अलोंग जो भी स्टेट्स जो है वॉर के उसमें आ सकते हैं, तो वहां पर एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट इमरजेंसी लगा सकती है, नेशनल इमरजेंसी के साथ साथ। तो आर्टिकल 356 जो है ये कहता है प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया जा सकता है किसी भी स्टेट में। कब? फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, जैसे कि बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी या मायावती आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के ऊपर कि वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो चुकी है, तो वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए। तो दो केसेस में प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। एक, जब प्रेसिडेंट को गवर्नर, मान लिया कि जैसे वहां के गवर्नर प्रेसिडेंट को लिख के दें, इन राइटिंग लिख के दे कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो चुकी है और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली वहां पर काम नहीं कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को सेव करने के लिए प्रेसिडेंट रूल लगाना जरूरी है। या तो गवर्नर लिख के दें, ऐसी पॉसिबिलिटी हो भी सकती है, ज्यादा गड़बड़ रहा क्योंकि वो तो बीजेपी अपॉइंटेड गवर्नर है, उनकी हिस्ट्री बीजेपी के साथ ज्यादा रही है, तो हो सकता है वो लिख के देने कि भाई यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लग जाए, ठीक है। तो एक तो ये, इस केस में प्रेसिडेंट रूल लग सकता है जब गवर्नर। दूसरा, आर्टिकल 365 भी कहता है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, आर्टिकल 365 के थ्रू भी प्रेसिडेंट रूल लग सकता है जब सेंटर गवर्नमेंट कोई डायरेक्शन दे स्टेट गवर्नमेंट को और यूनियन गवर्नमेंट की सेंटर की डायरेक्शन को स्टेट गवर्नमेंट ना माने, ठीक है, तो तब भी प्रेसिडेंट रूल सेंटर गवर्नमेंट लगा सकती है। मतलब सेंटर गवर्नमेंट ने कोई डायरेक्शन दी कि आपको ये फॉलो करना है और स्टेट ना माने, तो अंडर आर्टिकल 365 भी प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। इफ एनी स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस ऑफ यूनियन देन द प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड। तो दो ग्राउंड है प्रेसिडेंट रूल लगाने के, एक गवर्नर लिख के दे, दूसरा जब सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी डायरेक्शन को स्टेट गवर्नमेंट फॉलो ना करे तो भी स्टेट गवर्नमेंट जो है प्रेसिडेंट रूल रिकमेंड कर सकती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।